हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए लेकर आ गया हूँ 67th बीपीएससी प्रीलिम्स स्पेशल, ये हमारी सीरीज। और आज हम देखने वाले हैं कुछ बिहार स्पेशल क्वेश्चंस। अक्सर ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं, बीपीएससी में अच्छी खासी वेटेज है और यहाँ बिहार स्पेशल कहने से हमारा औचित्य है बिहार के लिए जो भी रेलेवेंट है, जो भी प्रासंगिक टॉपिक्स हैं, आइदर हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, जियोग्राफी हो, करेंट्स अफेयर हो, यहाँ आपको सारी चीज़ों का एक मर्जर, एक होलिस्टिक अप्रोच देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये आपके स्क्रीन पर रहा और यहाँ पर बात पूछी जा रही है कि बिहार में कितने नेशनल पार्क हैं। जैसे वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए दो तरीके होते हैं, एक होता है इन सीटू कंजर्वेशन, यानी जीव जंतु जहां पाए जा रहे हैं उनको वहीं संरक्षण दिया जाए, और एक होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन जैसे कि जू, जिसको हिंदी में कई बार लोग चिड़ियाखाना भी कह लेते हैं, जूलॉजिकल गार्डन। लेकिन इन सीटू जो होता है इंडिया में या दुनिया में मेजॉरली 3 टाइप्स के होते हैं। एक जिसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं, एक नेशनल पार्क, और तीसरा हो गया बायोस्फीयर रिजर्व। अब डिपेंड करता है, सब में कुछ नियम कानून अलग हैं, वहाँ उतने डिटेल में हम नहीं जाते हैं। यहाँ पर बिहार में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं और टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, सब कुछ। यहाँ पर आपसे नेशनल पार्क की संख्या पूछी जा रही है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं, या 1 से अधिक। तो देखिए, बिहार में हमारे यहाँ मात्र एक नेशनल पार्क है और उसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि तराई रीजन में पड़ता है। अगर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से समझना चाहें तो पश्चिमी चंपारण में। तो एक का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 1, यानी कि केवल एक नेशनल पार्क है। और अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात की जाए तो टोटल हमारे पास 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। और अगर हम टोटल एरिया के संदर्भ में समझना चाहें कि बिहार के संपूर्ण क्षेत्रफल क्या ये दोनों कंस्टिट्यूट करके कितना परसेंट होते हैं, तो ये फिगर होता है 3.43%, यानी करीब 3.5%। ठीक ना। अब यहाँ पर मैं आपको मैप पर ले चलता हूँ और आप देख पा रहे हैं ये बिहार का मैप है। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज को दिखाया गया है और ये जो आप देख पा रहे हैं पश्चिमी चंपारण में काफ़ी यहाँ पर ग्रीनरी है। तो यही जो क्षेत्र है ये वाल्मीकि नेशनल पार्क का है और यहाँ नंबरिंग देखिए 1 है। अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो आपको वाल्मीकि नेशनल पार्क लिखा हुआ नजर आ रहा है। क्षेत्रफल करीब 335 स्क्वायर किलोमीटर। और यहाँ पर एक और नंबरिंग आपको नजर आ रहा है, 12 नंबर लिखा हुआ है, और ये वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा है। यानी यहाँ पर आपको नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों मर्ज नजर आते हैं। और इसका रीजन जो आप समझ रहे हैं कि ये बिहार का एक्सट्रीम है, इंडिया का एक्सट्रीम है, और ये नेपाल के साथ रीजन सटा हुआ है। तराई का क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र होती है, यहाँ पर डैम्प वाली मिट्टी पाई जाती है। अब हम चलते हैं अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 पर। वापिस से इसी तरीके का सवाल है कि इसमें से वो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जहां पर कि आपको हॉट स्प्रिंग देखने को मिलता है। यहां पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, संजय गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या विक्रमशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ऑप्शन ही है इनमें से कोई नहीं, और या 1 से अधिक। अब देखिए, यहां पर आपको ये समझना है कि बिहार के संदर्भ में सवाल पूछा गया है और ऐसे सेंचुरी को बताना है जहां पर कि गर्म कुंड हो, हॉट स्प्रिंग्स हो, ऐसे स्प्रिंग जहां से गर्म पानी निकलता हो। तो ये बिहार का मुंगेर, और मुंगेर में भीम बांध सेंचुरी है, वहां पर हॉट स्प्रिंग्स हैं, कई सारे वहां हॉट स्प्रिंग्स हैं, जैसे कि भीम बांध हॉट स्प्रिंग, सीता कुंड हो गया, और इसके अलावा ऋषि कुंड देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, बिहार के राजगीर के क्षेत्र में भी कई सारे हॉट स्प्रिंग्स हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के संदर्भ में। तो सही जवाब हो गया 2 का ऑप्शन नंबर 1। अब इस मैप को देखिए, और इस मैप को देख के आपको आइडिया लग रहा है कि ये वाला जो क्षेत्र है जिसको कि नंबर 3 से डिनोट किया गया है, ये भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का रीजन है। और इसकी टोटल क्षेत्रफल जो है वो 681 स्क्वायर किलोमीटर है करीब। ये सब कुछ आप जान रहे हैं, जियोग्राफी के हिसाब से आप सब कुछ आइडिया लग गया। और ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है। अगर इस क्षेत्र के लिए आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सा यहाँ पे हिल देखने को मिलता है,
तो यहाँ पर खड़गपुर हिल्स हैं और आपको खड़गपुर हिल्स कंफ्यूज नहीं होना है वेस्ट बंगाल से। ये बिहार के मुंगेर में पाए जाने वाले हिल्स हैं और संथाल परगना जो है इसके साउथ में है। ये आपको समझ है, छोटा नागपुर प्लेटिव इसके साउथ में है। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। अब हम तीसरे सवाल पर चलते हैं और तीसरा सवाल काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहां पर है? अब देखिए, ये सवाल यहां पर अगर छोड़ दिया जाए कि इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट अगर लिखा होता, ठीक है, और यहाँ पर 4 स्टेट्स के नाम दे दिए जाए, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड, तो एक बार के लिए कोई कंफ्यूज हो सकता है कि ये उदयपुर कहीं राजस्थान वाला उदयपुर तो नहीं है। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर बात कर दी गई है कि बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो कहानी ही नहीं है। वैसे उसकी स्पेलिंग बिल्कुल अलग है, UDAI होता है, ये उदय UDAY है। और आप देखिए यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, वेस्ट चंपारण, कैमूर, भोजपुर, बांका, और ऑप्शन ई है कि इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। क्या लगता है क्या होना चाहिए सही जवाब? तो ये उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये एस्टेब्लिश की गई थी सन 1978 में, 1978 में, और ये भी डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट चंपारण। हमने अभी वेस्ट चंपारण में 2 चीजों को देखा, वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये जो उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भी वेस्ट चंपारण में ही लोकेटेड है। चलिए मैं आपको मैप पर ले चलता हूं, इस मैप को ध्यान से देखिए और यहां पर नंबर 11 दिया हुआ है। क्या आप इसे देख पा रहे हैं? अगर नहीं तो आपके कहने पर मैं इसे जूम भी कर सकता हूं, आप तब देख पाएंगे कि यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल दिखाया गया है घेर के, 11 नंबर, और इस लिस्ट में 11 नंबर देखिए उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है और इसका क्षेत्रफल 8.87 स्क्वायर किलोमीटर है। तो अब यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा। अब इन्हीं बातों से मिलते जुलते एक और कंसेप्ट पर बात कर लेते हैं, यह है विक्रमशिला गैंगेटिक या गैंजेटिक कह लें डॉल्फिन सेंचुरी। इसकी स्थापना कब की गई? आप बहुत आसानी से बता पाएंगे कि ये बिहार के भागलपुर में है। विक्रमशिला पाल के टाइम बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, अभी उसके रुइंस हैं, और ये जो क्षेत्र है यहाँ गैंगेटिक डॉल्फिन को रखते हैं। दुनिया भर में 2 ही 3 तरीके के रिवराइन डॉल्फिन पाए जाते हैं और उसमें से ये एक वेराइटी है और ये अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करती है। इस डॉल्फिन को सुसु कहा जाता है और ये इंडिया की नेशनल वाटर एनिमल है। सब कुछ बता देंगे, लेकिन सवाल आपसे ये पूछा गया है कि इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1978 या 1976 या 1990 या 1999? ऑप्शन ई है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1990। डेजिग्नेट किया गया था 1990 में और ये पहला प्रोटेक्टेड एरिया था इंडेंजर्ड गैंगेटिक डॉल्फिन्स के लिए बिहार में, और गैंगेटिक डॉल्फिन को डिक्लेयर किया गया नेशनल वाटर एनिमल। अब कुछ दिनों पहले न्यूज में ऐसा पाया गया था कि गैंगेटिक डॉल्फिन्स महानंदा नदी में भी पाई गई है, तो ऐसी चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और महानंदा नदी जो है वो गंगा की ही सहायक नदी है, उनमें उसका चला जाना काफी ऑब्वियस है। और महानंदा नदी का जब जिक्र आ ही गया है तो इसका ओरिजिन वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में है, उससे वो आती है बिहार में, वापिस से चली जाती है वेस्ट बंगाल में। और ये नदी कहें कि वेस्ट बंगाल में, बिहार में बहती है और आगे चल के ये गंगा नदी में मिल जाती है, लेकिन ये गंगा नदी को ज्वाइन करती है इंडिया में नहीं बल्कि बांग्लादेश में। जब हम मैप वाले सेक्शन को देखेंगे तो इन चीज़ों को विस्तृत ढंग से देखेंगे। और यहाँ पर डॉल्फिन की बात आ रही है तो एक डॉल्फिन अनुसंधान का भी जिक्र आया था 1-1.5 साल पहले, न्यूज में काफ़ी रहा कि डॉल्फिन रिसर्च जो है गैंगेटिक डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया गया है, तो वो बिहार के पटना यूनिवर्सिटी पटना कॉलेज के कैंपस के अंतर्गत। ओके, जो मेन कंसर्न है गैंगेटिक डॉल्फिन्स को लेकर कि वाटर लेवल जो कम होता जा रहा है, जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है और जगह जगह पर चेकबंदी कर दिया गया है, मतलब चेक पोस्ट जो बना दिए गए हैं, डैम्स वगैरह बना दिए गए हैं, इन वजहों से इनकी मात्रा जो है, संख्या जो है खत्म होती जा रही है, तेजी से ये खत्म हो रही हैं। IUCN के स्टेटस के हिसाब से ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखी गई हैं और साइट्स ने इसे अपेंडिक्स 1 में अपना क्लासिफिकेशन दे रखा है। ओके, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शेड्यूल 1 में रखे गए हैं और यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति इन गैंगेटिक डॉल्फिन्स को हार्म पहुंचाता है तो उसको हाईएस्ट लेवल की पेनल्टी दी जाती है।
इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। अब हम चलते हैं अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 पर। नकटी डैम बर्ड सेंचुरी ये कहाँ लोकेटेड है? अब तक आप ये भी सोच रहे होंगे कि क्या सर केवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क पर ही सवाल है क्या? तो नहीं, ऐसा मुझे लगा कि 5 ऐसे क्वेश्चंस उठा लिए जाएं जो कि एक ओवरऑल पिक्चर आपको दे दें, बट यहाँ पर सारे चीज़ों को मिक्स किया है। तो नकटी डैम बर्ड सेंचुरी कहाँ है? बेगूसराय में, रोहतास में, कैमूर में, जमुई में, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो ये बिहार के जमुई में है, जमुई डिस्ट्रिक्ट में, और इसको बर्ड सेंचुरी डेजिग्नेट किया गया 1987 में, 1987। और इसका क्षेत्रफल जो है ये है करीब 3.33 स्क्वायर किलोमीटर, और यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं विजिट करती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। चलिए एक बार इसे भी मैप में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप इस मैप को देख पा रहे हैं और आप इस क्षेत्र में ध्यान दीजिएगा तो आपके लिए ये समझना आसान होगा। इस क्षेत्र में ध्यान दीजिए, और जहाँ पर नंबरिंग 9 किया हुआ है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप देख पा रहे हैं तो 9 और 8 इस जगह पर ये जमुई का इलाका, और यहाँ पर नागी और नकटी 2 अलग अलग आपको मतलब बर्ड सेंचुरी नजर आते हैं। ओके, तो इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, लेकिन यहाँ पर उससे भी बड़ी एक इन्फॉर्मेशन है, और वो आप न्यूज़पेपर का ये कटिंग देखिए। राजकीय पक्षी महोत्सव, नीतीश कुमार बोले जलवायु और पर्यावरण के लिए काम कर रही है सरकार। ओके, तो ये न्यूज कब की है? तो ये 16 जनवरी 2021 की है, और बिहार से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बर्ड फेस्टिवल मनाया गया था, स्टेट बर्ड फेस्टिवल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जमुई के जो नागी और नकटी रीजन्स हैं वो वहीं पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसमें स्टैटिक और बेसिक दोनों ही पॉइंट्स को मर्ज करके एक बढ़िया हाइब्रिड क्वेश्चन तैयार हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर आपको एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बिहार को बांट लेना है। 3 पार्ट में बढ़ता है बिहार मेनली, या फिर 4 हिस्सों में भी आप बांट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बताना है कि बिहार में वो कौन सा एग्रो क्लाइमेटिक जोन है जो सबसे ज्यादा फर्टाइल है। नॉर्थ वेस्ट एलुवियल प्लेन, या नॉर्थ ईस्ट एलुवियल प्लेन, या साउथ बिहार एलुवियल प्लेन, और हाईलैंड्स ऑफ साउथ बिहार। अब ऐसे सोचिए, और आपका आखिरी ऑप्शन जो कॉमन रहता है वही है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूं कि ये बिहार है तो ये नॉर्थ बिहार, ये साउथ बिहार। अब ऐसे बांट दें तो अब आपके लिए बताना थोड़ा सा और आसान हो जाएगा कि ये नॉर्थ वेस्ट के एलुवियल प्लेन्स हैं, ये नॉर्थ ईस्ट के एलुवियल प्लेन्स हैं, और ये साउथ बिहार का प्लेन है। आप जानते हैं कि उत्तर बिहार जो है यहाँ पर फर्टाइल सॉइल ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर खादर सॉइल पाया जाता है। जो साउथ बिहार का रीजन है वहाँ पर बांगर सॉइल मिलता है, और जो नॉर्थ वेस्ट के एलुवियल प्लेन्स हैं, यानी ये वाला जो क्षेत्र है जहाँ पर की इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ये मोस्ट फर्टाइल रीजन है बिहार में एग्रो क्लाइमेटिक जोनेशन के हिसाब से। और यहाँ पर इसके नॉर्थ में तराई बेल्ट भी पड़ता है, जो कि आपको पता है। ये मोस्ट फर्टाइल है और उत्तर प्रदेश से एडजेसेंट लगा हुआ ये इलाका है। आप मैपिंग के हिसाब से समझ सकते हैं। अब आप जरा इस मैप को गौर करिए, बिहार का डिस्ट्रिक्ट मैप है ये, और मैं कह रहा हूं कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के हिसाब से हम बिहार को बांटते हैं। तो जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन 1 है उसमें हम देखते हैं कि ये सारा क्षेत्र आता है, ठीक है। यहाँ पर बेगूसराय वगैरह को कवर करते हुए ये यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। ये जो क्षेत्र है ये आता है एग्रो क्लाइमेटिक जोन 1 में, और ये वाला क्षेत्र हो गया एग्रो क्लाइमेटिक जोन 2 में, और बाकी ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन 3 में आते हैं। थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब 3 को भी फर्दर बांट लेते हैं 3A और 3B में। तो जो 3A है वहाँ पर हम देखते हैं कि वेस्ट, साउथ वेस्ट के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और साउथ ईस्ट वाले ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हो गए जिसमें लखीसराय, जमुई, मुंगेर, भागलपुर और बांका, ये जो 5 जिले हैं ये 3B कैटेगरी में आते हैं। इतने इंफॉर्मेशन के बाद आपके लिए ये भी जान लेना जरूरी है कि जोन 1 में क्या चीज़ है, जोन 2 क्या है। तो जोन 1 जो है इसको देख लेते हैं कि ये पूरे रूप से एलुवियल प्लेन्स हैं। यहाँ पर लो ग्रेडियंट है, अगर बहुत ज़्यादा ग्रेडियंट होता, स्टीप स्लोप होता तो यहाँ बाढ़ आता ही नहीं उतना, समझने वाली बात है।
सारण, वैशाली, समस्तीपुर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इस जोन में आते हैं और ये वाटर लॉक्ड रहते हैं। कई जगहों पर आपको रीजनल लेक्स भी नजर आते हैं, छोटे छोटे झील, तालाब, तड़ाग, ये सब नजर आते हैं। जो वेस्टर्न पोर्शन है इस जोन का वो इन्फ्लुएंस्ड है यहाँ पे अधवारा सिस्टम ऑफ रिवर्स से, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर एक टर्म आपको मिलता है नदियों के लिए, सादा नीरा यानी नित्य वाहिनी, जिनमें सालों भर पानी होता है, पेरेनियल रिवर्स। जबकि जो जोन 3 की नदियां हैं वो नित्य वाहिनी नहीं है, वो बरसाती नदियां हैं। ओके, और यहाँ पर 6 अलग अलग ब्रॉड अगर क्लासिफिकेशन कहें तो सॉइल का बांट के देखा जाता है, दोमट मिट्टी एंड एवरीथिंग। उसको हम लोग देखेंगे जरूरत के हिसाब से। आई थिंक इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं और 7 नंबर सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ भदई क्रॉप। अब बहुत सारे लोग हो सकता है इस टर्म को पहली बार सुने होंगे, लेकिन चलिए मैं आपके काम को जरा यहाँ आसान कर दूं। जब आप हिंदी महीनों को देखते हैं जिसमें कि चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये सारे महीने आते हैं, तो आपके लिए बताना आसान हो जाएगा कि वहां पर श्रावण यानी कि सावन महीने के बाद भाद्रपद यानी भादो का महीना आता है, ठीक है। जो चैत्र बैसाख का टाइम हो गया वो अप्रैल मई का होता है। इसी तरीके से ज्येष्ठ आषाढ़ जो होता है मई जून होता है। अब इसके बाद श्रावण और भाद्रपद, सावन और भादो का जो महीना है वो जून जुलाई का टाइम होता है, जिसमें जम के बारिश होती है। ओके, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा एक बरसाती फसल नहीं है। आसान सवाल था, लेकिन इसमें जो टेक्निकलिटी है, आप कितने ग्राउंडेड हो, ये पूछा गया है। अगर आप हिंदी महीनों को जान रहे थे तो बताना आसान था। यहाँ पे ऑप्शंस है जवार, पैडी यानी धान, सुगर केन, पी। ऑप्शन ही है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। अब देखिए यहाँ पर आप जान रहे हैं कि ये जो पी है यानी कि मटर जो है ये रावी क्रॉप है, यानी कि ये सर्द के महीने में होता है, गेहूं के साथ मिलता है। और सर्दियों में आपको याद है कि घुघनी वगैरह बिहार में काफी पॉपुलर है, सर्दियों में ही बनाए जाते हैं। ऑब्वियसली वो रावी क्रॉप है। बाकी आपको ये सारे गर्मी और बरसात के ट्रांजिशन में नजर आते हैं। तो ये ए बी सी तो भदई हैं, लेकिन ऑप्शन डी, क्योंकि आपसे नॉट पूछा गया था, इस तरीके के छोटे छोटे टेक्निकलिटीज को आपको ध्यान में रखना है, कहाँ पे नॉट है कहाँ नॉट नहीं है। तो समझ गए कि मटर जो है भदई क्रॉप नहीं है। अब देख लीजिए इसमें मेज आता है, जवार आता है, पैडी, बाजरा, जो और कोर्सर ग्रेन्स हैं और कुछ तेल वगैरह जो है ये तैयार किए जाते हैं। और वैसे कुछ आपको पता होना चाहिए कि एनुअल क्रॉप्स हैं इस सीजन के, जैसे कि जूट हो गया बिहार, वेस्ट बंगाल के रीजन में, उड़ीसा में, थोड़ा बहुत आसाम के क्षेत्र में, और गन्ना, ईख। तो आपको हिंदी महीनों के बारे में आइडिया होना चाहिए। कभी कभी पूछ लेते हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत इंपॉर्टेंट रचना है पूस की रात। तो पूस कब का महीना होता है, कुछ आइडिया लग रहा है? तो पूस महीना होता है जो दिसंबर और रीचिंग जनवरी का टाइम होता है। नवंबर के बाद दिसंबर, और दिसंबर में जो सबसे शीतलहरी का टाइम होता है। और वो जो पूस की रात कहानी है वो उसमें ठंड को, सर्द को बयां करने का काम करते हैं। तो आप समझ गए कि हिंदी महीनों को भी जानना बहुत जरूरी है। हम ट्रांजिशन में हैं, अपने जो कल्चरल चीज़ें हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल एस्पेक्ट है उसको कवर करना है और मॉडर्निटी को अपनाते जाइए। तो आप होलिस्टिक मैनर में अपने को तैयार करेंगे और आप हर जगह पे फिट बैठ जाएंगे, जिसको कहते हैं हरफन मौला। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर आपसे एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार का पहला ऑर्गेनिक विलेज कौन है। बहुत पहले डिक्लेयर हो चुका है, डिक्लेयर हुए 14-15 वर्ष हो गए हैं, लेकिन स्टैटिक जीके का ये हिस्सा बन चुका है। और यहाँ पर गांव के नाम दिए गए हैं कोठिया, तेलहार, मनिहारी, गोपालपुर। ऑप्शन ही है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर एक राजेंद्र पूसा यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और वहीं के साइंटिस्ट और प्रोफेसर्स ने अपने इफर्ट से राजेंद्र यूनिवर्सिटी के करीब के गाँव कोठिया को बिहार का पहला बायो विलेज या पहला ऑर्गेनिक विलेज बनाया था। और यहाँ पर वर्मी कंपोस्टिंग वगैरह पर विशेष ध्यान दिया गया था। 8 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक स्टेट, तो सिक्किम इंडिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट बना था, ये भी आप देखे होंगे, जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इज इरिगेटेड बाय वेस्टर्न सोन कैनाल। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल से आपको ये समझना है कि बिहार में जो भी एग्जिस्टिंग कैनाल सिस्टम्स हैं उन सबको आपको अच्छे से देखना होगा, सोन के लिए, गंडक के लिए। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जो माइनर प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी अच्छे से कवर करना होगा।
कहाँ से इनकी शुरुआत होती है, ऐसे सवाल कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर उन डिस्ट्रिक्ट्स का नाम बताना है जो कि इरिगेटेड होते हैं वेस्टर्न सोन कैनाल से। ठीक है, जैसे कि ये सोन नदी आती है बिहार में, तो यहाँ पर जो बिहार डेहरी ऑन सोन, वहाँ पर इंद्रपुरी बैराज, वहाँ से 2 डायरेक्शन में ऐसे नहर निकल जा रहा है, एक ईस्ट के तरफ एक वेस्ट के तरफ। तो जो ईस्टर्न ब्रांच है वो आप समझ रहे हैं कि औरंगाबाद के तरफ से, और वेस्टर्न जो है ये इससे सिंचित होता है रोहतास का क्षेत्र, कैमूर का क्षेत्र, बक्सर का क्षेत्र, भोजपुर का क्षेत्र, ये सब। तो अब आप सही जवाब बता पाएंगे कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए। इसमें जहानाबाद तो नहीं आएगा, लेकिन ए बी सी तीनों होंगे, तो इस हिसाब से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो ये जो कैनाल है इसके 3 ब्रांचेज हैं, आरा ब्रांच, बक्सर ब्रांच और चौसा। चौसा को आपने हिस्ट्री में देखा है, चौसा के युद्ध के लिए बहुत मशहूर है। बक्सर को भी आपने हिस्ट्री में जरूर ही पढ़ा होगा, अगर आप बिहार के क्षेत्र से नहीं आते हैं तब भी। ओके, और ये इरिगेट करता है 3 लाख हेक्टेयर की भूमि को, बिहार में बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास डिस्ट्रिक्ट्स मिला के। ये चारों डिस्ट्रिक्ट जो है ना एक साथ शाहाबाद कहलाते थे। पहले शाहाबाद बाबर के टाइम में नाम रखा गया था, जहां शाहों का वास होता हो। बाद में ये डिस्ट्रिक्ट टूटते गए, पहले 2 डिस्ट्रिक्ट बने, भोजपुर और रोहतास। भोजपुर से फिर बक्सर कार्व आउट हुआ और रोहतास से कैमूर। तो ये देख लीजिए मैप, और मैप को देखने से आपको पता चल रहा है कि ये सोन रिवर है, यहाँ पर नहरें निकलनी शुरू हुई। ये आरा नहर कहला रहा है, यहाँ पे आरा है, यहाँ पर ये देखिए बक्सर नहर है, और यहाँ पर एक देखते हैं कि ये इसका चौसा वाला ब्रांच है, इस तरीके से। और सोन नदी आगे जाके ये गंगा नदी में मिल जाती है बिहार के पटना के समीप मनेर के पास, इस तरफ से गंगा नदी आ रही है। ओके, तो कुछ आइडिया आपको मैपिंग का भी लगते गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। इसी तरीके से परियोजना से ही सवाल है, दुर्गावती मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है ये बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में है? गया में, मुंगेर में, रोहतास में या बेगूसराय? ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। मुझे याद आ रहा है कि 2-4 महीने पहले गौरव सर ने इस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो ही बनाया था, और इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, यानी इनमें से कोई नहीं। क्योंकि ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। कैमूर में एक गांव है जिस गांव का नाम है करमचट, और इसके वजह से वो जो डैम है वहां पे करमचट डैम भी कहलाता है, दुर्गावती डैम को कहते हैं। इससे जिन डिस्ट्रिक्ट्स को फायदा होगा वो है बिहार का कैमूर और बिहार का रोहतास डिस्ट्रिक्ट। तो ये एक इरिगेशनल प्रोजेक्ट है। ये ड्रॉट प्रोन एरिया जो है कैमूर के और रोहतास के, ये लाभान्वित होंगे। टोटल 5 ब्लॉकों को फायदा होगा। ये जो डैम है दुर्गावती नदी पर बनाई गई है, और जो ज्वाइन करता है शेरगढ़ हिल्स को ऑन द राइट और राजदेव हिल्स को लेफ्ट से। इसका मकसद है कि फ्लड को कंट्रोल किया जा सके और इरिगेशन की फैसिलिटी प्रदान की जा सके। तो ये मल्टीपर्पज सर्व कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, विंध्यन रॉक्स के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि विंध्य रॉक्स जो हैं ये लार्ज रिजर्व्स हैं अपने आप में नॉन मेटेलिक मिनरल्स के लिए, खासकर बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए। और आप देखते हैं कि इसमें जो रेड सैंडस्टोन पाया जाता है उससे कई सारे अलग अलग इंडिया भर में आपको बने हुए बड़े बड़े कह लें आर्किटेक्चर नजर आते हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि ये रॉक्स बिहार के किन डिस्ट्रिक्ट्स में आपको मिलते हैं? जमुई, रोहतास, औरंगाबाद, गया, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बिहार का मैप जब आप देखते हैं कि ये मान लेते हैं कि बिहार है, तो ये जो रीजन है, तो विंध्यन रॉक्स का जो एक्सटेंशन है यहाँ पर वो कैमूर के नाम से जाना जाता है, और ये बिहार के साउथ वेस्टर्न पार्ट में इस तरीके के रॉक्स पाए जाते हैं। और यहाँ पे नॉन मेटेलिक मिनरल्स काफ़ी पाए जाते हैं, जिसमें कि पाइराइट, माइका, चाइना क्ले, क्वार्ट्ज, स्लेट, ये सब मिलते हैं। और विंध्यन रॉक्स जो हैं बिहार में अगर आप देखें तो कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद में तो हैं ही, इसके अलावा जमुई और नवादा में भी मिलते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी एक से अधिक ऑप्शन इसके सही हैं। इस बात को आप वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। चलिए इसी के साथ मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दे दूं, जैसे कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जब आप देखते हैं बिहार में, तो कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड का जिक्र आता है, और वो बिहार के रोहतास के बंजारी इलाके में है। केसी सीमेंट के नाम से पैक होती है वो बढ़िया सीमेंट की पैकेट्स। और मुझे इसलिए हंसी आ गई क्योंकि जब मैं इंटरव्यू दे रहा था
तो मुझसे ये सवाल भी पूछा गया था कि जो बिहार के बंजारी क्षेत्र में सीमेंट प्रोसेस की जाती है, पैक की जाती है, वो किस कमर्शियल नाम से बेची जाती है। ओके, इसी तरीके से बिहार का जो पटना और बिहार के पटना के बिहटा के क्षेत्र में निर्माण सीमेंट लिमिटेड, सीतामढ़ी के क्षेत्र में आप देखते हैं हरा भरा फर्टिलाइजर्स इंपॉर्टेंट है, और बिहार बेगूसराय में बरौनी का क्षेत्र जो कि तेल शोधक कारखाने के लिए जाना जाता है, वहाँ ऑयल रिफाइनरी। ठीक, अगर कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स और लोकेशंस जानने हैं तो आपको माइका याद रहना चाहिए कि गया में, नवादा में, मुंगेर में, जमुई में मिलता है। मिनरल ऑयल जो है बिहार के मुंगेर और राजगीर में। अगर आपसे साल्ट पीटर के बारे में पूछ लिया जाए तो कहेंगे सिवान, गोपालगंज का जो क्षेत्र है, इस चंपारण, मुजफ्फरपुर, पटना, इन क्षेत्रों में मिलता है। बेरिलियम जो है गया में, क्वार्ट्ज मुंगेर में, पोर्सलिन जो है मुंगेर के क्षेत्र में। सोना बिहार में कहाँ मिलता है तो जमुई के जो सोनो क्षेत्र में, या फिर मुंगेर में, गया में और नवादा में। यूरेनियम बिहार में गया और नवादा डिस्ट्रिक्ट में। इस तरीके से एक आपको होलिस्टिक आइडिया रहना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप उसको कॉर्नर कर सके कि ठीक है, अगर हमसे पूछा जा रहा है गोल्ड तो नॉर्थ बिहार में तो नहीं मिलेगा किसी भी सर्कमस्टेंस में, ऐसे एकदम फर्म रहे आप। क्वेश्चन नंबर 12, यूरेनियम डिपॉजिट्स कहाँ मिलते हैं बिहार के? गया में, मुंगेर में, भोजपुर में, बांका में, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया कि यूरेनियम बिहार के गया में, मुंगेर में और नवादा डिस्ट्रिक्ट्स में मिलते हैं। अब यहाँ पर काम की बात ये जान लीजिए कि जो ये यूरेनियम मिलता है बिहार में, या तो ये पेग्माटाइट के रूप में मिलता है या पिच ब्लेंड के रूप में मिलता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी एक से अधिक ऑप्शन सही हैं। इस तरीके के सवाल को पूछने का मेरा यही मकसद है कि आप जान जाएं और यूज्ड टू हो जाएं कि ऑप्शन ई भी आता है, वो आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, नवीनगर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। जब हम वीडियो नंबर 1 में थे, जहां पर हमने बिहार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा था, तो वहां बाढ़ थर्मल पावर प्लांट का जिक्र आया था। ये नवीनगर थर्मल पावर प्लांट जो है ये बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में है आपसे पूछा जा रहा है? नवादा, पटना, औरंगाबाद, मुंगेर, या इनमें से कोई नहीं। तो ये बिहार के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, और इसके लिए जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो सोन रिवर से फुलफिल होती है। ठीक है, सोन रिवर। तो सही जवाब 13 का ऑप्शन नंबर सी। तो ये नवीनगर स्टेज 1 जो है थर्मल पावर प्रोजेक्ट का, ये देखें कि ये 2018 में कहें कि पूर्ण रूप से फंक्शनल हो गया, और जो इसकी जनरेशन कैपेसिटी है वो है 1980 मेगावाट, यानी 3 अलग अलग प्लांट्स हैं 660 मेगावाट ईच के। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि ये तैयार किया गया है, और नवीनगर थर्मल पावर स्टेशन जो है ये हैंड ओवर किया गया है बिहार के द्वारा एनटीपीसी को 33 साल के लीज पर। 2018 में ये सारा ट्रांसफर का काम हुआ। तो जब ये सवाल आया तो आप और क्या क्या देख लेंगे, बाढ़ सुपर थर्मल को देख लेंगे अच्छे से, पटना थर्मल पावर प्लांट को देख लेंगे, नवीनगर के बारे में थोड़ा देख लें, बक्सर में जो थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट की बात की जा रही है, और बांका का अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, ये सब कुछ देख लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं बिहार में, जैसे कि कोसी हाइडल पावर प्रोजेक्ट, या फिर सोन वेस्टर्न लिंक कैनाल पर जो है, या फिर ईस्ट गंडक कैनाल पर, या फिर आप और भी प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं जैसे कि बिहार के रोहतास के ढेलाबाग वगैरह में जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनके बारे में एक बार अच्छे से देख लें। त्रिवेणी नगर वाला देख लें, त्रिवेणी नहर वाला, सब कुछ देख लें। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर है, चाय के बारे में पूछा जा रहा है कि बिहार में चाय की खेती कब शुरू हुई थी? 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, 80 के दशक में, या 90 के दशक में, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो बिहार में चाय की खेती शुरू हुई थी 1990 के दशक में। चाय एक कैश क्रॉप है, इसको थोड़ा सा स्लेंट जमीन चाहिए होता है, माउंटेन सॉइल चाहिए होता है, और पानी यहाँ पर होल्ड नहीं होना चाहिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल होना चाहिए। चाय की 2 क्वालिटी होती है, एक ब्लैक टी कहलाती है, एक ग्रीन टी कहलाती है। जो हमारे बिहार के क्षेत्र में होती है वो जनरली ब्लैक टी है। और किस रीजन में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे कि जो बिहार का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, खासकर जो किशनगंज का क्षेत्र है, वहाँ पर ये टी प्लांटेशन प्रैक्टिस की जा रही है, और हाल के वर्षों में इसमें बहुत अच्छी कहें कि डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, आउटपुट्स बहुत अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये बीपीएससी 2015 में सवाल पूछा था कि डालमिया नगर फेमस है किस इंडस्ट्री के लिए?
तो अब वैसे तो टेक्निकली सवाल में यहाँ इज होना ही नहीं चाहिए था, यहाँ वॉज होना चाहिए था, क्योंकि ये सारी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं 1980s के दौर में। ये बंद हो गई किसी भी तरीके से, कुछ कन्फ्लिक्ट्स के वजह से या जो भी संसाधनों की कमी, जो भी फैक्टर्स रहे होंगे। और अभी के लिए एक जो डालमिया नगर का क्षेत्र है बिहार, रोहतास और डेहरी ऑन सोन के अंतर्गत, ये एक तरीके से घोस्ट सिटी बन गया है। यहाँ पर अब उस टाइप का वेल्थ भी नहीं है और अब ये शहर इंडस्ट्रियल सिटी के तौर पर नहीं जाना जाता है अभी के लिए। तो क्या ये सिल्क के लिए फेमस था, या लेदर के लिए, या सीमेंट के लिए, या जूट के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से आप बताएंगे कि ये जो रीजन है ये सीमेंट इंडस्ट्री के लिए फेमस है, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे विंध्यन रॉक्स की, कैल्शियम कार्बोनेट और वो सब कुछ, और सीमेंट इंडस्ट्री। हालांकि यहाँ पर पेपर बनाने का, एस्बेस्टस बनाने का, गत्ता बनाने का बहुत तरीके का पहले फैक्ट्री में काम होता था, बट ये सारी जो कहते हैं ना कि पुरानी कहानियां हो गई। और यहाँ पर देखेंगे कि बंजारी का जो क्षेत्र है उसमें 1937 में ये कल्याणपुर सीमेंट फैक्ट्री सेटअप हुआ था, जिसका हम लोग जिक्र कर चुके हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। इस चंपारण में एक जगह है मेहसी। हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट हो जाए वहां के लोगों के प्रोनाउंसिएशन से। तो मेहसी जो पश्चिम चंपारण का क्षेत्र है वो किस तरीके के इंडस्ट्री के लिए फेमस है? पेपर इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, बटन इंडस्ट्री, ये जैसे शर्ट में बटन वगैरह होते हैं वो, या इनमें से कोई नहीं? तो इस चंपारण का मेहसी जो है ये बटन इंडस्ट्री के लिए मशहूर क्षेत्र है। तो 16 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। अब ऐसे सवालों से ये सीख लेना है कि छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे बिहार में क्षेत्र हैं जहां लघु उद्योग है, और उसको आपको अच्छे से कवर कर लेना है एग्जाम के पहले। जैसे कि जो मोकामा का क्षेत्र है वो पटना डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, फुटवेयर के लिए जाना जाता है। और जो पटना में दीघा का क्षेत्र है वो जाना जाता है लेदर के लिए। इसी तरीके से बिहार के पटना के अंतर्गत पटना सिटी, जो कि सिखिज्म से काफी इंपॉर्टेंट है, वहां पर जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह जी का, जो कि 10वें सिख गुरु हैं। लेकिन पटना सिटी का जो क्षेत्र है वो सिंदूर इंडस्ट्री के लिए, गुलाल के लिए, फायर क्रैकर्स के लिए जाना जाता है। वहां पर मैक्रोनी, वर्मिसेली ये सभी बनाए जाते हैं। भागलपुर का जो क्षेत्र है वो तसर सिल्क के लिए जाना जाता है। जो बक्सर के अंतर्गत डुमरांव का क्षेत्र है वो कॉटन टेक्सटाइल और लालटेन के लिए जाना जाता है। गया शुगर के लिए, लहठी के लिए जाना जाता है, कॉटन टेक्सटाइल के लिए, लेदर के लिए। औरंगाबाद में जो टांडवा का इलाका है वो जाना जाता है कंबल के मैन्युफैक्चरिंग, ब्लैंकेट के लिए। गोपालगंज का हथुआ तेल, जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में डालडा बोलते हैं, वो एक कमर्शियल नेम है हालांकि। तो वनस्पति तेल के लिए जाना जाता है, वनस्पति घी के लिए जाना जाता है। सीतामढ़ी के अंतर्गत रीगा का क्षेत्र शुगर मिल के लिए जाना जाता है। और इसी तरीके से मधुबनी में लोहट का क्षेत्र है जो शुगर मिल के लिए जाना जाता था, अब एक्टिव नहीं है। इसी तरीके से समस्तीपुर पहले चीनी के लिए जाना जाता था, अब एक्टिव नहीं है। और मुंगेर में जो जमालपुर का क्षेत्र है रेलवे वर्कशॉप के लिए। ये सब कुछ आप बताएंगे तो इससे आपके अंडरस्टैंडिंग का पता चलेगा, और जब आप मेंस भी लिख रहे हो, जब आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो एक अलग बुलंदी के साथ आप एग्जाम को फेस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं, और यहाँ पर अशोकन पिलर की बात की जा रही है जो लौरिया नंदगढ़ में है, यानी कि चंपारण के क्षेत्र में। आप जब अशोकन पिलर्स को पढ़ते हैं तो लौरिया रेराज, लौरिया नंदगढ़, रामपुरवा, ये सारे नाम बार बार आते हैं। यहाँ पर लौरिया रेराज में जो पिलर पर इंस्क्रिप्शन है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है? ब्राह्मी, प्राकृत, पाली और संस्कृत। तो देखिए ब्राह्मी तो लिपि है, स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज तो है नहीं। आपसे यहाँ लैंग्वेज पूछा जा रहा है, तो क्या आपको इसका आइडिया है? तो ये लिखा गया है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में और प्राकृत भाषा में। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और माइनर रॉक एडिक्ट बिहार के सासाराम में भी पाए गए हैं, और भी इंडिया भर में जहां जहां मिले हैं उसको एक बढ़िया से आप मैप पर बता सकते हैं क्या रेलेवेंस है, किस तरीके के स्टोन यूज किए गए हैं। कहीं ग्रेनाइट यूज किए गए हैं, कहीं पर सैंड स्टोन यूज किया गया है। बिहार इंडिया के बाहर जो शहबाजगढ़ी, मनसेहरा का क्षेत्र है, उन सारे जगहों का भी आपको एक रफ आइडिया रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, इस 25 क्वेश्चन के सीरीज का सबसे आसान सवाल कि अंग जो महाजनपद हुआ करता था 16 जनपदों में से, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ होती थी? वैशाली, राजगीर, पाटलिपुत्र या चंपा? ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चंपा।
अब ये जो 16 महाजनपद हैं एकदम आपको याद रहने चाहिए कैपिटल के साथ। कोई भी ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, पहले भी पूछा गया है। और जो चंपा है ये राजधानी हुआ करती थी, और आज का जो भागलपुर का क्षेत्र है वो मतलब उस समय अंग प्रदेश में आता था। जो एक महाभारत में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है कर्ण का, वो उसी क्षेत्र से माने जाते हैं। और पहले जो है ना ये चंपा जो है इसको मालिनी नाम से जानते थे, और उसकी कह लें कि इस्टेब्लिशमेंट जो है महागोविंद जी के द्वारा की गई थी। और चाइनीज ट्रेवलर जो है ना वेन्सियान, उन्होंने इस क्षेत्र को चेनपो नाम से रेफर किया है, स्पेल CHENPO। यहाँ पर मैंने आपके सहूलियत के लिए लिख भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 19, पहली बौद्ध संगति राजगीर में हुई तो किसके पैट्रोनेज में हुई थी, किस राजा के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, या इनमें से कोई नहीं? तो ये सवाल आपको ये इंगित करता है कि 4 जो बौद्ध संगति हुए हैं किस राजा के पैट्रोनेज में हुए, वहां प्रेसिडेंट कौन था, और वहां पर मेजर वर्क क्या हुआ, इसका एक होलिस्टिक आइडिया रहना चाहिए। जो पहली बौद्ध संगति है वो 483 BC में हुई थी। ये वही साल था जिस वर्ष महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। राजगीर में एक केव है, उस केव का मैं नाम आपसे जानना चाहता हूं। अगर आप नहीं बताएंगे कमेंट सेक्शन में तो मैं अगले वीडियो में फॉर श्योर बता दूंगा, लेकिन मैं आपसे चाहता हूं कि उस केव का नाम आप सर्च करके मुझे बताएं। ये सवाल भी आ चुका है BPSC में, उस केव का नाम। ओके, अजातशत्रु के द्वारा ये कराई गई थी, और वहां पर जो प्रेसिडेंट थे वो थे महाकश्यप। और यहाँ पर जो भी बुद्धा के जो टीचिंग्स थे उनको क्या करें कि सूत्र में इस तरीके से कंपाइल किया गया। और इस संगति में जो भी लोग शामिल हुए थे वो बहुत करीबी थे बुद्ध जी के, ये भी बात जानने वाली है। बाकी जो 3 बौद्ध संगतियां हुई उसके बाद एक वैशाली में, एक पटना में, और एक जम्मू कश्मीर के कुंडलवन के क्षेत्र में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, और यहां पर आपको बताना है गार्गिक संहिता के हिसाब से, गार्गिक संहिता के हिसाब से यवनों ने बिहार को या पाटलिपुत्रा के क्षेत्र को इन्वेड किया किस राजा के टाइम में? पुष्यमित्र शुंग, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, इनमें से कोई नहीं? तो ये हम देखते हैं कि उस समय बिहार में रेन था शुंग डायनेस्टी का, पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग जो है ये रूल कर रहे थे मगध के क्षेत्र को, कौशल जो और एडजॉइनिंग क्षेत्र है, मालवा का क्षेत्र है, बरार का क्षेत्र है, सारे जगहों पर इनका रूल था। और ये कमांडर इन चीफ हुआ करते थे मौर्यन आर्म फोर्सेस के। और जो आखिरी राजा थे मौर्यन डायनेस्टी के, जिनका नाम है वृद्धरथ, उनको मार के पुष्यमित्र शुंग राजा बने थे। और इसी समय में देखते हैं कि यवनों का भी अटैक हुआ था। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपको पुष्यमित्र शुंग के बारे में भी, जैसे कि जब तक मौर्यन टाइम था तब तक हम देखते हैं कि बौद्ध जो है वो एक स्टेट स्पॉन्सर्ड रिलीजन तो नहीं कहेंगे, लेकिन पैट्रोनेज जरूर मिला हुआ था। और अशोक के टाइम में तो बहुत ज़्यादा, लेकिन पुष्यमित्र शुंग जो है ये ब्राह्मण कास्ट से आते थे। और यहाँ से फिर एक बार रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म देखने को मिलता है, यहाँ पर बुद्धिज्म जो है वो सप्रेस होता है। ओके, और यहाँ पर मैं एक और बात आपको बता देना चाहता हूँ, कई तरीके के आइडियोलॉजीज होते हैं, लेकिन जब आप कभी पढ़ाई के ध्यान से पर्पज से पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत अनबायस्ड होकर चीज़ों को देखना चाहिए। और जैसे कि कई जगहों पर मेंशन मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने क्रश नहीं किया है बुद्धिज्म को, क्योंकि जो भी स्तूपा वगैरह हैं, खासकर सांची स्तूपा वगैरह, उनका रिपेयरिंग वर्क जो है इसके सारे डिस्क्रिप्शंस मिलते हैं कि ये शुंग के द्वारा कराए गए थे। और पुष्यमित्र शुंग के बाद उनके पुत्र अग्निमित्र राजा बनते हैं, और फिर कुछ बहुत ज़्यादा दिन तक ये डायनेस्टी नहीं सर्वाइव करती है। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा गया है कि नालंदा यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, या कुमारगुप्त वन, या धर्मपाल, या पुष्यमित्र, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, गुप्ता डायनेस्टी के कुमारगुप्त। और इनकी ये ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है कि इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी का नींव रखा था। और यहाँ पर लर्निंग का जो काम चला है वो 427 AD से लेके 1197 AD तक चला है। बाद में हम देखते हैं कि इसको जो मामलुक डायनेस्टी का मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी आता है वो क्रश कर देता है, और यहीं पर पढ़े होते हैं
वेनस्यांग, उन्होंने इसके बारे में अपनी यात्रा वृत्तांत में बहुत विस्तृत जानकारी हमें दी है। तो कुमारगुप्त इंपॉर्टेंट है, गुप्ता डायनेस्टी के ये राजा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बिहार का वो कौन सा क्षेत्र है जिस पर गयासुद्दीन तुगलक ने इन्वेड किया था, आक्रमण किया था? गया, भोजपुर, तिरहुत या पटना का क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? इसका सही जवाब है कि गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बिहार के तिरहुत यानी कि जो नॉर्थ वेस्टर्न बिहार है उस क्षेत्र को इन्वेड किया गया था। कब किया गया? तो 1324 एडी में किया गया। इतना इन्फॉर्मेशन जानिए और यहाँ पर कुछ बातों को जान लीजिए कि इसके बाद लखनौती किंग जो है जिनका नाम है नसीरुद्दीन, वो सरेंडर कर दिए थे। और जहाँ पर हम देखते हैं कि जो सोनार गांव किंग है जिनका नाम है गियासुद्दीन बहादुर, वो रिवोल्ट किए थे सुल्तान की आर्मी के खिलाफ में। गियासुद्दीन तुगलक उन्हें डिफीट कर देता है। ही ऑल्सो डिफीटेड मिथिला किंग जिनका नाम है हरि सिंह देव, और हरि सिंह देव जो हैं ये कर्नाट डायनेस्टी से आते थे। और तुगलक के क्वाइंस जो हैं तिरहुत क्षेत्र में बहुतायत मात्रा में मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 23, प्रिंस अजीमुन शान के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि राजकुमार थे और ये औरंगजेब के ग्रैंड सन भी रहे हैं। तो ये बिहार में किस क्षेत्र के गवर्नर बन के आते हैं? भागलपुर, मुंगेर, पाटलिपुत्र, मधुबनी या इनमें से कोई नहीं? तो आप जरा गौर करिए, बिहार का पटना का पुराना नाम वैसे तो पहले पाटलिपुत्रा था, कुसुमपुर हुआ करता था, लेकिन उतना पहले नहीं जाते हैं। मेडिएवल इंडिया में देखते हैं तो ये अजीमाबाद कहलाता था। ये देखिए, ये अजीम उन शान के ही नाम से अजीमाबाद बना है और ये इसी क्षेत्र के गवर्नर रहा करे, मतलब हुआ करते थे। तो 23 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। और औरंगजेब के बाद बहादुर शाह वन जो, या जिनको शाह आलम प्रथम कहते हैं, राजा बनते हैं और ये उनके ही पुत्र हैं। और जो लेटर मुगल में आपको फर्रुखसियर का नाम नजर आता है तो फर्रुखसियर के ये पिता हुए। क्वेश्चन नंबर 24, कि सिताब राय के डेथ के बाद वैरेन हेस्टिंग्स ने किससे बिहार का दीवान अपॉइंट किया? कल्याण सिंह, ख्याली सिंह, रघुवीर सिंह, अमर सिंह या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कल्याण सिंह। अब ऐसे क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इनमें बहुत ज़्यादा आपको समझदारी की जरूरत नहीं है। ये आपको एकदम लाइन से पढ़ते जाना है और ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं, इसके लिए आपको तैयार रहने की आवश्यकता है। और इस सीरीज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 25, Who was the leader of revolutionaries in Bihar during revolt of 1857? 1857 की क्रांति, इस पर हम विशेष तौर पर करेंगे, डिटेल्ड वे में करेंगे, लेकिन उसके लीडर हुआ करते थे बाबू कुंवर सिंह और ये बिहार के भोजपुर, आरा के क्षेत्र से लीड कर रहे थे और जगदीशपुर के ये रहने वाले थे। बीपीएससी ये सवाल पूछता है, कई बार कंफ्यूज खुद भी हो गया था। एक बार उन्होंने करेक्ट आंसर पटना लिया था कि पटना से लीड कर रहे थे, बट आपको ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन आता है तो आपको हर बार यही बताना है कि वो आरा से लीड कर रहे थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा। अगर आपके मन में कोई दुविधा या संकोच रह गई हो तो आप बेहिचक इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट